हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं विजन आईएएस सीरीज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 दिया है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है जहाँ व्यावहारिक पवनें मिलती हैं। दूसरा है, शीत ऋतु में ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाता है और इसलिए पवनों की दिशा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 जो हमारा है, ये विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है जहाँ व्यावहारिक पवनें मिलती हैं। ये हमारा स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, और ये इस क्षेत्र में वायु जो है ऊपर की ओर उठने लगती है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसमें जो पवनों की दिशा है ना, वो दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व से बदल के दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है, और इसमें दिया है दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। तो ये उल्टा दिया है। ठीक है, इसकी जो पवनों की दिशा जो है उत्तर पूर्व से बदल के दक्षिण पूर्व हो जाती है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया A1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाला एक प्राकृतिक जलमंडल है। यह यूरोपीय भाग को इस्तांबुल व तुर्की के एशियाई भाग से पृथक करता है। उपयुक्त जानकारी का उपयोग करके जल डमरू मध्य की पहचान कीजिए। तो ये है हमारा बोस्फोरस जल डमरू मध्य। ठीक है, कौन सा है हमारा? बोस्फोरस जल डमरू मध्य। ये क्या होता है? तुर्की हाल ही में करंट अफेयर में से रिलेटेड है। हाल ही में तुर्की ने अपने दो रणनीतिक जल डमरू मध्य यानी बोस्फोरस और डार्डानेल्स के माध्यम से नौसैनिक मार्ग पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लागू करने का निर्णय लिया है। यह कदम उन्हें भूमध्य सागर और काला सागर के बीच रूसी युद्धपोतों के आवागमन को सीमित करने की अनुमति प्रदान करेगा। इसलिए हमारा आंसर है ए, बोस्फोरस जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला दिया है, इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ये हमारा स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। बी है, यह नदी शीशंग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। सी है, यह अंत में पद्मा नदी में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी हमारा सही है। डी जो है, मानस नदी इसके बाएं तट की एक सहायक नदी है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर हो गया हमारा डी। जो मानस नदी दिया है वो बाएं तट की सहायक नदी नहीं है, दाएं तट की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भूमि और जल के विभेदी तापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, भूमि की अपेक्षा जल देर से गर्म या ठंडा होता है। दूसरा दिया है, मानसून पवनों की दिशा में उत्क्रमण के लिए भूमि और जल का विभेदी तापन उत्तरदायी होता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा राइट है। ठीक है, आंसर हो गया सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, करेवा भू आकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए दिया है, ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल गलत है। ये नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों की मोटी परत है। गलत है। ये केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। राइट है, या उपयोग डी गलत। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा सी, ये केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। दिया है, एक भौगोलिक क्षेत्र जिसमें पूरे वर्ष उच्च आर्द्रता के साथ बादल छाए रहते हैं और भारी वर्षा होती है। इस क्षेत्र में कोई विशिष्ट शीत ऋतु नहीं होती है तथा पूरे वर्ष तापमान की रेंज एक समान रहती है। साथ ही महोगनी एवं आबनूस वृक्ष इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ हैं। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन किया गया है? मध्य एशियाई क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का अटलांटिक तट, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। इसका आंसर है हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्रों नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है? पचमढ़ी, बी दिया है अचानक कमार अमरकंटक, सी दिया है अगस्त्य मलाई, डी दिया है सिमलीपाल। तो ये इसका आंसर है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ये वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। भारत में पाई जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। यह पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब किसका एक्सप्लेनेशन दिया है? झावा, टिलाइट, संगमरमर या क्वार्टजाइट। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया है टिलाइट का। आंसर इसका टिलाइट। 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 दिया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अपवाह तंत्र और उसकी विशेषताएं दी हैं। वृक्षाकार, वृक्षाकार क्या कह दिया है? नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं। तो ये हमारा गलत है। ठीक है, दूसरा दिया है अभिकेंद्री, जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती हैं। तो ये हमारा राइट है। अभिकेंद्री इसे ही कहा जाता है। मतलब इसी अपवाह तंत्र की विशेषताएं जहाँ पे सभी नदियाँ क्या होती हैं? बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती हैं। जालीनुमा क्या है? जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हैं तथा सहायक नदियाँ उनमें समकोण पर मिलती हैं। तो ये भी हमारा एक्सप्लेनेशन सही दिया है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा बी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है पृथ्वी की परपटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है यह बाहरी पतली परत है जिसकी मोटाई 200 किमी तक है। दूसरा, महाद्वीपीय परपटी का निर्माण बेसाल्टिक शैलों से होता है। तीसरा, समुद्र तल का निर्माण ग्रेनाइट शैलों से होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है और हमें गलत ही पूछा गया है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? इसकी मोटाई क्या दिया है? 200 किलोमीटर तक दिया है, जबकि इसकी मोटाई कितनी होती है? 30 से 50 किलोमीटर तक होती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है महाद्वीपीय प्रॉपर्टी का निर्माण बेसाल्टिक शैलों से होता है। तो हमने क्या देखा? स्टेटमेंट 1 भी गलत है और हमें गलत ही पूछा गया है। दूसरा दिया है महाद्वीपीय प्रॉपर्टी का निर्माण बेसाल्टिक शैलों से हुआ है। तो ये भी हमारा गलत है। महासागरीय जो प्रॉपर्टी है वो भारी सिलिकेट से बना हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है समुद्री तल का निर्माण ग्रेनाइट शैलों से होता है। तो नहीं, समुद्री शैलों का निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट की शैलों से निर्मित होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। आंसर हो गया हमारा डी। 1, 2, 3 तीनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 61 का क्या है? वायु को पूर्णतः संतृप्त कहा जाता है जब क्या होता है? सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है। तो इसका आंसर है बी। 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है रोगाणुरोधी प्रतिरोध के वैश्विक विकास, संचरण और प्रसार में निम्नलिखित में से कौन से योगदान करता है? पहला, अस्वच्छता, वाहित मल और अपशिष्ट बहिष्राव। दूसरा, फार्मास्यूटिकल उत्पाद से जनित बहिष्राव एवं अपशिष्ट। तीसरा, फसल उत्पाद में रोगाणुरोधी दवाओं एवं खाद का उपयोग। चौथा, पशुगत उत्पादन से निर्मुक्त बहिष्राव एवं अपशिष्ट। तो रोगाणुरोधी प्रतिरोध के वैश्विक विकास, संचरण और प्रसार में निम्नलिखित में से कौन से योगदान करता है? तो ये सभी योगदान देते हैं। ठीक है, सभी योगदान करता है। आंसर हो गया डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अन्य ग्रहों का गोलाकार होना। दूसरा, विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का भिन्न समय। तीसरा, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का पृथ्वी की छाया। तो क्या है? उपयुक्त कथनों में से कौन से पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण प्रदान करते हैं? अन्य ग्रहों का गोलाकार होना, राइट। विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का भिन्न समय होना, राइट। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया, राइट। आंसर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है
विसर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ऐसे चैनल प्रतिरूप हैं जो प्रायः किसी नदी की युवावस्था से संबंध होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा, झेलम अपनी युवावस्था में श्रीनगर के समीप विसर्ग का निर्माण करती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। विसर्ग क्या है? विसर्ग एक असल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप होता है। यह क्या होता है? जहाँ पे विस्तृत बाढ़ और डेल्टा मैदानों में नदियाँ शायद ही सीधे मार्गों से बहती हैं, ठीक है, और बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिसे विसर्ग कहा जाता है, और ये नदियों की वृद्धावस्था से संबंध होते हैं। दूसरा हमारा स्टेटमेंट राइट है, यानी 64 का बी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 दिया है, भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल परागमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी देश के अंतर्देशीय जलयान दूसरे देश के किसी भी जलमार्ग से परागमन कर सकते हैं। तो 65 में किसी देश की अंतर्देशीय जलयान दूसरे देश के किसी भी जलमार्ग से परागमन कर सकती है, तो किसी नहीं बल्कि किसी विशिष्ट जलमार्ग से परागमन कर सकते हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा स्टेटमेंट राइट है, जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आंसर हो गया हमारा बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है, निम्नलिखित राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को मैंग्रोव वनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसका क्षेत्रफल है 616 किलोमीटर। 616 किलोमीटर, इसका कितना है? 616, ठीक है। महाराष्ट्र का कितना है? 324। पश्चिम बंगाल 2114, ठीक है, और गुजरात 1175। 1175। तो किस क्रम में लिखना है? अवरोही, यानी घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में सबसे पहले क्या हो जाएगा? सॉरी, घटते हुए क्रम में नहीं, हाँ घटते हुए क्रम में, राइट। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? पश्चिम बंगाल का। तो पहले नंबर पश्चिम बंगाल, तीनों में दिया पश्चिम बंगाल। उसके बाद है गुजरात, ये दोनों हो गए। उसके बाद है अंडमान निकोबार, यानी हमारा आंसर है ए, ठीक है। 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। हाल ही में वन गुर्जर खानाबदोश जनजाति सुर्खियों में रही थी। ये मूल निवासी हैं कहाँ के? तो ये मूल निवासी हैं उत्तराखंड के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 दिया है, महाद्वीपीय शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये प्रमुख मत्स्य स्थल है। दूसरा, इनमें तेल और गैस तथा खनिज जैसे मूल्यवान संसाधन पाए जाते हैं। तीसरा है, महाद्वीपीय शेल्फों के तल पर गर्त पाए जाते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट ये प्रमुख मत्स्य स्थल है, राइट है। दूसरा, इनमें तेल और गैस खनिज मूल्यवान संसाधन पाए जाते हैं, ये भी हमारा राइट है। तीसरा हमारा क्या है? रॉन्ग है। जो गर्त होता है ना, महासागरों का सबसे गहरा भाग होता है, और इसमें अपेक्षाकृत गर्त जो होता है, अपेक्षाकृत खड़े किनारे वाली शंकरी घाटियाँ होती हैं, और इनके आसपास महासागरीय तल से लगभग 3 से 5 किलोमीटर गहरी होती है। और यहाँ पे इसके साथ साथ क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखियाँ पाई जाती हैं, और यहाँ पे भीषण भूकंप भी होता रहता है हमेशा, ठीक है, यानी भूकंप संबंधित होते हैं, ओके, यानी भूकंप भी यहाँ पे आते ही रहते हैं। तो हमारा आंसर हो गया 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। स्त्री मनोरक्षा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका शुभारंभ नीति आयोग और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। दूसरा है, इसका लक्ष्य भारत भर में वन स्टॉप केंद्रों के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना है।
तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसका शुभारंभ जो है ना, स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिक विज्ञान संस्थान और केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री द्वारा किया गया है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, इसका लक्ष्य भारत भर में वन स्टॉप केंद्रों के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य परिचय प्रदान करना है। तो ये राइट है। और भारत में लगभग इस परियोजना के तहत भारत में लगभग 6000 वन स्टॉप केंद्रों के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य परिचय प्रदान करना है। ठीक है, 6000। तो हमारा आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। वैसे तो जो भी अगर देख रहा होगा उसको सब पता है, मैं ऐसे ही मस्ती में बना रही हूँ पढ़ी, ताकि रिवीजन भी हो जाए। और क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। दून संरचनाएं हिमालय के किस भाग की विशेषता है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, बी अरुणाचल हिमालय, सी पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, डी हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। तो ये हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश बुखारेस्ट 9 या बुखारेस्ट फॉर्मेट का हिस्सा है? जर्मनी, तो बुखारेस्ट फॉर्मेस्ट यानी इसको B9 के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 4 नवंबर 2015 को हुई थी और इसका नाम रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के नाम पे रखा गया है। इसमें कौन कौन से देश हैं? रोमानिया है, पोलैंड है, हंगरी है, बुल्गारिया है, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया एवं 3 बाल्टिक गणराज्य हैं, एस्टोनिया, लातविया लिथुआनिया शामिल है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। और पहले ये सभी देश सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ रूप में से रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और बुल्गारिया सोवियत संघ के नेतृत्व में सैन्य संगठन वर्सा संधि के पूर्व हस्ताक्षर करता है। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखना, B9 के जो सभी सदस्य हैं ना, यूरोपीय यूनियन और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इन्हें नाटो के सदस्य हैं। यानी इसमें फ्रांस हो गया। सॉरी, फ्रांस का नाम ही नहीं आया ना, पोलैंड और हंगरी। ठीक है, आंसर हो गया सी, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 71 का क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत के मध्य भाग से होकर कर्क रेखा के गुजरने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? पहला है, उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिणी भारत वर्ष पर उच्च तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापमांतर का अनुभव करता है। बिल्कुल राइट है। दूसरा दिया है, उत्तरी गोलार्ध के उत्तर अयनांत पर संपूर्ण भारत में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर सूर्य को अवलोकित किया जाता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, नहीं किया जाता है, अवलोकित नहीं किया जाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के उत्तर अयनांत पर संपूर्ण भारत के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर सूर्य को अवलोकित नहीं किया जाता है। तो आंसर हो गया हमारा केवल ए, केवल 1, ऑप्शन ए। 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है, सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। बिल्कुल राइट है, विपरीत दिशा में ही परिक्रमण करते हैं। दूसरा दिया, अन्य सभी ग्रहों का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से कम है। ये भी सही है। 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है पृथ्वी का घनत्व होता है, जो सबसे अधिक है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह जो है बुध है, जिसका घनत्व है 5.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सभी ग्रहों का कम से कम एक प्राकृतिक उपग्रह होता है, ये हमारा गलत है, क्योंकि बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों का एक प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन बुध और शुक्र को छोड़कर। आंसर हो गया 1 और 2, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, प्राप्त होने वाले सौर विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, पृथ्वी पर प्राप्त होने वाला सूर्यातप उपसौर की उपेक्षा
अपसौर की स्थिति में अधिक होता है। दूसरा दिया भूमध्य रेखा उष्णकटिबंध की तुलना में अपेक्षाकृत कम सूर्यातप प्राप्त करती है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है भूमध्य रेखा उष्णकटिबंध की तुलना में अपेक्षाकृत कम सूर्यातप प्राप्त करती है। ये हमारा क्या राइट है? आंसर हो गया हमारा बी। केवल 2। क्वेश्चन नंबर 75 देख। क्वेश्चन नंबर 75 दिया है निम्नलिखित स्थानीय पवनों पर विचार कीजिए। सिरोको, दूसरा मिस्ट्रल, तीसरा फॉन, चौथा चिनूक। उपयुक्त पवनों में से कौन सी शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु से में चलती है? तो इसका आंसर है CN4A। ठीक है, जो शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु में फॉन और चिनूक ये पौने चलते हैं। सिरोको और मिस्ट्रल जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु की स्थानीय पौने है, सॉरी। ठीक है, सिरोको और मिस्ट्रल कहाँ के हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु की स्थानीय पौने हैं। फॉन और चिनूक कहाँ के हैं? शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु की चलने वाली स्थानीय पौने हैं। 76 देखते हैं। 76 दिया है निम्नलिखित कारणों में से कौन सा से उत्तर भारत में सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? पहला है उत्तर भारतीय क्षेत्र की महाद्वीपीयता। अब महाद्वीपीयता क्या होता है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के नियंत्रक प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। अच्छा, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। हिमालय पर्वत श्रृंखला में होने वाला हिमपात, तो निकटवर्ती हिमालय पर्वत श्रृंखला में हिमपात से शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट राइट है। कैस्पियन सागर से आने वाली ठंडी पवनें, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में ठंड और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है, यानी सी भी सही है। 76 का सी सही है, तीनों राइट है। 76 क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है सामग्री वितरण नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह सर्वरों के भौगोलिक रूप से वितरित समूह को संदर्भित करता है जो इंटरनेट सामग्री की तीव्र आपूर्ति के लिए एक साथ काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं भारत में सामग्री वितरण नेटवर्क भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित होते हैं। ये भी हमारा स्टेटमेंट राइट है। आंसर है 1 और 2। सी 78 देख। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण विसंगति पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए दिया है पृथ्वी की सतह पर उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण का मान 0 होता है। गलत। बी दिया है यह पृथ्वी के केंद्र के निकट जाने पर गुरुत्वाकर्षण के घटते मान को दर्शाता है। गलत। गुरुत्वाकर्षण विसंगति का मतलब क्या होता है? यह अंकन अपेक्षित मानों से भिन्न भिन्न प्राप्त होता है विभिन्न स्थानों पर। यह पृथ्वी के केंद्र के निकट जाने पर गुरुत्वाकर्षण के बढ़ते मान को दर्शाता है। गलत। डी गुरुत्वाकर्षण के आलोकित मान और गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षित मान के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। ये हमारा आंसर है। 78 देखते हैं। 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ये प्रवाल निक्षेपों से निर्मित होते हैं। राइट। ये तमिलनाडु के तट पर अवस्थित है। ये तमिलनाडु के तट पर स्थित नहीं है। लक्षद्वीप ये मालाबार तट से दूर जो है अरब सागर में स्थित है। गलत। इन द्वीपों को 10 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तो ये 10 डिग्री नहीं बल्कि 11 डिग्री चैनल द्वारा इसे विभाजित करता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। आंसर हो गया हमारा अच्छा इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है।
तो हमारा 2 और 3 सही नहीं है, आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 दिया है, मरुस्थल के प्रकार और विशेषताएं। देखना है कौन सा सुलीमित है कि नहीं है। हाँ, हमादा दिया है। हमादा क्या होता है? उबड़ खाबड़ बालू टिब्बों के विशाल खंड। तो ये गलत है। हमादा एक चट्टानी मरुस्थल होता है। हमादा क्या होता है? एक चट्टानी मरुस्थल होता है। इनमें नग्न शैलों के बड़े शैल पृष्ठ होते हैं जिस पर रेत और धूल पवन द्वारा साफ हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा है रेग कोड़ी या कंकड़ और बजरी की विस्तृत चादरें। सही है, रेग कोड़ी कंकड़ और बजरी की विस्तृत चादरें होती हैं। तीसरा दिया एर्ग क्या है? नग्न चट्टानों के बड़े खंड। तो एर्ग क्या होता है? एक रेतीला मरुस्थल होता है। ये भी हमारा गलत हो गया और हमें सही सुलेमित बताना है, तो हमारा केवल 2। 81 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विषुवत वृत्त एशिया महाद्वीप से होकर गुजरता है। दूसरा, कोई भी भारतीय नदी 2 बार कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है। तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। 2 गलत इसलिए क्योंकि भारत में जो है माही नदी 2 बार कर्क रेखा से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। भारत में माही नदी को 2 बार कर्क रेखा से होकर गुजरती है और अफ्रीका में कांगो नदी जो है वो 2 बार विषुवत वृत्त से होकर गुजरती है। ठीक है। और पहला है विषुवत वृत्त एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट राइट है, आंसर हो गया केवल 1। 82 देखते हैं। 82 दिया है, हाल ही में सुर्खियों में रहे सुपेश और सुभाष को सर्वश्रेष्ठ रूप में वर्णित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुदान सॉफ्टवेयर को संक्षिप्त रूप में सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुदान सॉफ्टवेयर को संक्षिप्त रूप में सुभाष कहा जाता है। और यह एक क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। सुभाष क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। और सुपेश क्या है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, एक ऐसा उपकरण है जो प्रासंगिक तथ्यों और कानूनों को एकत्रित करता है और उन्हें न्यायाधीश को उपलब्ध कराता है। ये किसमें? भारतीय न्यायपालिका की दक्षता बढ़ाने के लिए कृत्रिम डी। ठीक है। सुपास और सुभाष याद रखेंगे, हमारे जुडिशरी से रिलेटेड है। ठीक है। 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, द्वार स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाए जाने वाले जलोढ़ बाढ़ के मैदान है। राइट है। द्वार स्थलाकृति क्या होती है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाए जाने वाले जलोढ़ का मैदान है। दूसरा, शंकुश नदी इसे पूर्वी और पश्चिमी द्वार में विभाजित करती है। ये भी हमारा राइट है। तीसरा, ये चाय की रोपड़ कृषि के लिए उपयोगी होता है। ये भी हमारा राइट है। अब ध्यान देने की बात यह है, एक्सप्लेनेशन में दिया है कि इस क्षेत्र में शिवालिक अनुपस्थित होता है। शिवालिक जो श्रेणी है, जो पर्वत श्रृंखला है, वो अनुपस्थित है। तो आंसर हो गया हमारा डी। 84 देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र भारत में क्षेत्र का घटता हुआ सही क्रम है? तो इसका है आंसर सी, यानी दूसरा। कृष्णा का ज़्यादा है पहले नंबर पे, उसके बाद है ब्रह्मपुत्र का दूसरे नंबर पे, उसके बाद तीसरा है महानदी का। यानी सबसे कम अगर जल ग्रहण क्षेत्र देखें तो हमारा महानदी का है, सबसे ज़्यादा कृष्णा का है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र का है, उसके बाद महानदी का है। 85 देखते हैं। प्रति चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, साफ आसमान और शांत पवनें इनसे चक्रवातों की पहचान होती है। बिल्कुल राइट है। साफ आसमान और शांत पवनें जो होती हैं वो चक्रवातों की पहचान होती हैं। दूसरा, प्रति चक्रवात में पवनें उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चलती हैं। तो प्रति चक्रवात में जो पवनों का प्रवाह होता है, पवनों का प्रवाह केंद्र से परिधि की ओर होता है और यह विक्षेपण के अधीन भी होता है, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त चलती हैं। यानी ये उल्टा दिया है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त चलती हैं।
ये हमारा गलत हो गया, आंसर हो गया केवल 1। 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, यह राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के किनारे अवस्थित है। कहा जाता है कि 3 महत्वपूर्ण नदियाँ तुंगा, भद्रा और नेत्रावती का उद्गम यहीं से हुआ है। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में मालाबार, सीवेट, जंगली कुत्ते, स्लॉथ बियर और चित्तीदार हिरण शामिल है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन किया गया है। तो 86 का हमारा सी, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के केरल के इडुक्की ज़िले में है और पश्चिमी घाट के किनारे स्थित है और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जो बेंगलुरु वेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में है, बेंगलुरु में है और यह विश्व के कुछ उन उद्यानों में से एक है जहाँ एक बड़े शहर के निकट निर्जन वन क्षेत्र प्रदेश संरक्षित होता है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के असम राज्य के सोनितपुर जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में अवस्थित है। ठीक है। नामोरी उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 87। वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है। हम सब जानते हैं क्षोभमंडल जो होता है वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है। ठीक है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर तक होती है और यह ध्रुवों के निकट लगभग 8 किलोमीटर और विषुवत वृत्त पर लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत होता है और क्षोभमंडल की ऊंचाई ना विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट राइट हो गया। मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो मध्यमंडल में समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 जो मध्यमंडल होता है वो समताप मंडल के ऊपर होता है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत होता है और इस स्तर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। यहाँ पे क्या दिया, वृद्धि होने लगती है, वृद्धि नहीं बल्कि कमी होने लगती है। तो ये हमारा गलत हो गया, आंसर हो गया 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 दिया है, पीटलैंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका विस्तार 10% से अधिक वैश्विक भूमि पर है। तो गलत है। इनका विस्तार जो है विश्व में केवल 6% पे है। ठीक है। दूसरा दिया है, इनमें जल भराव की स्थितियाँ होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध मृत पादप अवशेषों में सूक्ष्मजीवी क्षय को सीमित कर देती हैं। तो ये बिल्कुल राइट है। और ये ऐसा है कि हाल ही में एक नए अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि यूरोप और पश्चिमी साइबेरिया में परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड अर्थात भूमि के जमे हुए कार्बन संग्रहण विस्तार अपेक्षा से अधिक तीव्रता से अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। पीटलैंड्स आदि भूमियों का एक वर्ग है जो जल प्लावित परितंत्र होते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका केवल 2। सॉरी ये 6% नहीं है, ये 6% नहीं है, केवल 3% है। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने 6% बोल दिया, ये 3% है, ओनली 3%। ठीक है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट राइट है और इसका आंसर हो गया केवल 2। क्वेश्चन नंबर 89 देख। क्वेश्चन नंबर 89 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत, हॉलर की स्थिर अवस्था संकल्पना, द बिग स्प्लैट सिद्धांत। तो हम बिग बैंग सिद्धांत सब जानते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है या ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। और हॉयलर की स्थिर अवस्था संकल्पना, ये भी राइट है। द बिग स्प्लैट सिद्धांत ये गलत है। ये जो है यह सिद्धांत जो है पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में है। ठीक है। तो ये हमारा गलत है, आंसर हो गया 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 दिया है, भूकंपीय तरंगों के संचरण प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्राथमिक तरंगें पदार्थ में गर्त एवं उभार बनाती हैं। गलत है। प्राथमिक तरंगें क्या होती हैं? दिशा के समांतर कंपन करती हैं और ये तरंग संचरण की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और जिससे सेलों में क्या होता है, संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया होती है। तो ये गलत है। दूसरा, द्वितीय तरंगें पदार्थ में फैलाव और संकुचन उत्पन्न करती हैं, ये भी गलत है। प्राथमिक तरंगें क्या करती हैं? संकुचन और फैलाव करती हैं। तो यहीं पे ये गलत हो गया स्टेटमेंट। हमारा सही स्टेटमेंट पूछा है तो हमारा ना तो 1 ना तो 2। 91 देखते हैं। 91 दिया है, भू आकृति की प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है,
बहिर्जनिक बल अपनी ऊर्जा मुख्य रूप से पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं, जबकि अंतर्जनित बल अपनी ऊर्जा वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट ये गलत है। बाह्य बलों को बहिर्जनिक और आंतरिक बलों को अंतर्जनिक बल कहते हैं। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य की अंतिम ऊर्जा द्वारा निर्धारित वायुमंडल से और विवर्तनिकी कारकों द्वारा उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है, बहिर्जनों बलों की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप धरातल पर उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा वेसिन या गर्तों का भराव होता है। बलों की नियंत्रण धरातल के भागों को ऊपर उठाती है, जबकि ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। आंसर हो गया डी, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 दिया है, तिलहन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने हेतु व्यापक योजना लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विगत 5 वर्षों में खाद्य तेल के आयात में निरंतर वृद्धि हुई है। दूसरा, कुल आयातित खाद्य तेल में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 60% है। स्टेटमेंट 2 हमारा राइट है कि कुल आयातित खाद्य तेल में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 60% है। स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा गलत है। इसमें दिया विगत 5 वर्षों में खाद्य तेल में आयात में निरंतर वृद्धि हुई है, तो ऐसा नहीं है। आंसर होगा केवल डी। 93 देखते हैं। 93 दिया है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। हमें क्या पूछा है, गलत कथन पूछा है। पहला है, रात्रि के तापमान में अचानक गिरावट भारत में इनके आगमन की विशेषता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है, हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा है। दूसरा दिया है, ये उत्तर भारत में रबी फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक है। सॉरी, जो पहला दिया है, रात्रि के तापमान में अचानक गिरावट नहीं बल्कि वृद्धि यानी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 94 देख। 94 है, भारत में ग्रीष्म ऋतु में आने वाले स्थानीय निम्नलिखित में से भारत में ग्रीष्म ऋतु में आने वाले स्थानीय तूफान निम्नलिखित में से कौन सी फसलों की वृद्धि में सहायता करते हैं। कॉफ़ी, ओके, कॉफ़ी, चाय, जूट, ओके। तो कॉफ़ी, चाय और जूट के लिए ये अच्छे होते हैं। ठीक है, 90। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महासागरीय धारा और इसकी प्रकृति। ओयासियो धारा, ये ठंडी होती है, सही है। ओयासियो धारा ठंडी होती है। क्यूरोशियो धारा गर्म होती है, सही है। कैलिफोर्निया धारा ठंडी होती है, ये क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, हमारा 1 और 2 राइट है, यानी ऑप्शन बी। देख लो, उत्तरी विषुवतीय धारा गर्म होती है, दक्षिणी विषुवतीय धारा गर्म होती है, विषुवतीय विपरीत धारा गर्म होती है, उत्तरी प्रशांत अपवाह गर्म होती है, पेरुवियन या हम्बोल्ट धारा ठंडी होती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म होती है, अलास्का धारा गर्म होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यटन स्थल प्रसिद्ध ज्वालामुखी हॉट स्पॉट भी हैं। गैलापागोस द्वीप, हवाई, येलोस्टोन नेशनल पार्क, तीनों हैं। ठीक है, आंसर हो गया हमारा इसका डी, तीनों। 97 देखते हैं। गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60,
शब्दों का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? पछुआ पवनों के संदर्भ में किया जाता है। पछुआ पवनों के संदर्भ में, ठीक है। नाइन्टी 98 देखते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के संदर्भ में निम्नलिखित हाल ही में सुर्खियों में रहे पद सामान्य समाहित का तात्पर्य है। इससे किसी राज्य के भीतर मामलों की जांच के लिए प्रकरण विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं। तो सामान्य सहमति न्यूज में ये था, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों ने पूर्व अनुमति के बिना इन राज्यों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच करने की शक्तियों को प्रभावी ढंग से कम करते हुए CBI को दी गई जो सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। अब क्या है, CBI का अधिकार केवल केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारियों पर है और राज्य सरकार के कर्मचारियों या किसी राज्य में हिंसक अपराध से जुड़े मामलों की जाँच तभी कर सकती है जब राज्य सरकार इस हेतु अपनी सहमति देती है। इस प्रकार इसे हर बार अनुमति लेने से बचने के लिए प्रकरण विशिष्ट सहमति के बजाय सामान्य सहमति प्राप्त होती है। सामान्य सहमति आमतौर पर 6 महीने से लेकर 1 साल की अवधि के लिए दी जाती है। हमारा स्टेटमेंट इसका 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, जैसे ही कोई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है वह क्या देखेगा? देशांतरों की लंबाई में कमी। बिल्कुल गलत, ये क्या है? गलत है। देशांतर क्या होता है? कोणीय दूरी होता है जिसे भूमध्य रेखा के साथ प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में डिग्री में मापा जाता है। दूसरा, देशांतरों के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो जैसे जैसे हम देशांतर ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, दो संगत देशांतरों के बीच की जो दूरी है ध्रुवों की ओर घटती जाती है और भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक हो जाती है। तो हमारा राइट है। तीसरा है तुंगता में वृद्धि। अब क्या होता है? तुंगता, किसी स्थान की तुंगता समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई होती है, ठीक है। तुंगता का मतलब उस समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है वो उसकी तुंगता होती है, यानी एल्टीट्यूड। इसका किसी स्थान के अक्षांश या देशांतर से कोई संबंध ही नहीं होता है। तो डी बी क्या हो गया? तीसरा भी ऑप्शन स्टेटमेंट गलत। ऑप्शन हो गया हमारा बी केवल 2। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 दिया है, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। बिल्कुल गलत, यह गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के तहत वैधानिक निकाय है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, इसे भारत की सीमाओं पर भूमि बंदरगाहों के निर्माण और कार्गो की निर्बाध आवाजाही के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है, ठीक है। आंसर हो गया केवल 2, यानी ऑप्शन बी। तो ये था हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 3 का दूसरा पार्ट और लास्ट पार्ट, ठीक है। मिलते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 4 के साथ। थैंक यू।